वेरी गुड इवनिंग गाइज। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्र आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज, कल आप देख रहे हैं हम ले रहे हैं आरटी 2009, तो इसका पार्ट 2 जा रहा है आज। तो आप देख सकते हैं, जैसा आप देख रहे हो कि हमने कल धारा 20 तक किया था, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ धारा 21 में। आज टोटल एक और छोटा सा, तो आप देख रहे हो पूरी ये जगह भर गई है, तो एक और छोटा सा वीडियो जाएगा इसकी अनुसूची का, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं धारा 21 से। देखिए गाइज, जब यह अधिनियम आया तो मिड डे मील में बहुत कंप्लेंट पाई गई, चावल ख़राब पाया गया, दाल ख़राब पाई गई, बहुत कंप्लेंट आई। तो गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि शायद स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों का भला नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कोई तो ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे बच्चों के अभिभावकों की जिम्मेदारी स्कूलों में बढ़ाई जाए। वो तो हमेशा चाहेंगे भाई बच्चे को पौष्टिक भोजन मिले या अच्छी शिक्षा मिले। तो इसके लिए एक समिति, आपने पढ़ा होगा बीटीसी में, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे हम शॉर्ट में एसएमसी बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यह इंपॉर्टेंट है, बनाई गई। अब सुनिए, एसएमसी में क्या प्रावधान कहता है धारा 21। एक एसएमसी बनाई जाएगी जिसमें कुल 16 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 16। और जिसका, ध्यान से सुनिएगा, जिसका 3/4 भाग, बोले तो 12 सदस्य केवल बच्चों के क्या होंगे? अभिभावक होंगे। और इन अभिभावकों की संख्या का आधा, 6 क्या होगी? महिलाएं होंगी। मतलब 6 पुरुष अभिभावक और 6 कम से कम महिला अभिभावक होंगे। यह कहता है धारा नंबर 21। अब आएंगे धारा 22 पे। तो प्रश्न यह है कि जब विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई गई है तो ये करेगी क्या? तो धारा 22 क्या बताती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य काम ही है एसडीपी, विद्यालय विकास योजना, पहले अक्षर लेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लान। अर्थात धारा 22 में बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना तैयार करना ही मुख्य काम है किसका? विद्यालय प्रबंधन समिति का। धारा 23 देखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है जिसमें टीईटी और सीटीईटी का वर्णन किया गया है। क्या? सरकार द्वारा मान्य कोर्स, जैसे आप बीटीसी या बीएड करके आए हो तैयारी करने, तो उन्होंने कहा सरकार द्वारा मान्य कोर्स के अलावा हर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी के लिए केंद्र या सरकार द्वारा बनाई गई क्या? पात्रता परीक्षा, जैसे टीईटी है, सीटीईटी आपको क्या करनी होगी? पास करनी होगी। इसीलिए धारा 23 थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट, इसके ये दोनों धाराएं 21 और 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और शायद 24 भी। शिक्षकों के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं धारा नंबर 24 में। तो पहला क्या है, सुनिए पढ़ते, बहुत मज़ेदार है। पहला, नियमितता एवं समय पालन। एक तो स्कूल आप रेगुलर आओगे, ऊपर से सही से, अभी नहीं कि रात को 8 बजे जाके स्कूल में प्रिंसिपल को फ़ोन कर रहे हो, सर मैं तो आज स्कूल आया हूँ। अरे भैया, स्कूल बंद होने के बाद थोड़ी स्कूल आना है। मतलब एक तो समय नियमित आना है, दूसरा क्या आना है? समय पर आना है। तीसरा, समय पर। आप देखना आजकल स्कूलों में टीचर लेट आते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि समय पे पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा 3-4 चैप्टर मैथ्स पढ़ाया, तब तक एग्ज़ाम आ गया, वार्षिक परीक्षा आ गई। तो उन्होंने कहा ऊपर से आपको निर्धारित समय पे पाठ्यक्रम को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। तीसरा, सरकारी, जो सरकार नीतियाँ बनाएगी, आपको सरकारी नीतियों का भी क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। धारा 25 देखिए, आपने सुना होगा, यह इम्पोर्टेंट है। धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात बनाया गया, मतलब एक टीचर पे कितने स्टूडेंट होने चाहिए। पर जैसा बता ही चुका हूँ, यह भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला इसकी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको कहाँ मिलेगा? अनुसूची में। तो जब हम अनुसूची लेंगे वहाँ डिटेल में लेंगे। अब देखिए गए, सुना होगा आपने, अगर आपको बचपन की कहानी बताऊँ तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हमारे यहाँ क्या होता था कि शिक्षक कक्षा 1 को, कक्षा 2 को, कक्षा 3 को एक ही क्लास में बैठा देता था। अब आप खुद सोचो यार, जब इन तीनों को एक साथ बैठा देगा तो भला पढ़ाएगा क्या यार? तो आरटी 2009 इसका प्रावधान करती है क्या कि किसी भी विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता। कहने का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? अगर आपके पास 10 शिक्षकों की ज़रूरत है, आपके पास 9 शिक्षक हमेशा होने चाहिए। मतलब मिनिमम वैकेंसी आपके यहाँ और मैक्सिमम दोनों कितनी हो सकती है? 1। अर्थात आपको 90% टीचर हमेशा आपके पास, ताकि कक्षा कक्ष परिचालन में, पठन पाठन में नुकसान न होने पाए। धारा 27 बीच में आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। धारा 27 बीच में आपने सुना होगा दोस्त, क्या शिक्षकों को पल्स पोलियो पे लगा दिया था। और हद तो तब हो गई जब शिक्षकों से पशु जनगणना कराई गई। एकदम बहुत शिक्षकों ने इसका बहुत विरोध किया।
धारा 27 इसको मना करती है और क्या कहती है, अब से शिक्षकों को केवल 3 गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाएगा। पहला, चुनाव के दौरान, दूसरा, जनगणना के दौरान, तीसरा, देश में कोई आपदा आ गई है तो राहत कार्यों में। इसके अलावा शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 आपको थोड़ा झटका देगी, ऐसे ही हंसा रहा था। धारा 28 क्या कहती है, सरकारी शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर रोक लगा दी जाए। तो थोड़ा ऐसे मजाक कर रहा था, मतलब अब सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अब आ गया धारा 29, इम्पॉर्टेंट, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम, मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के। पहला, सर्वांगीण विकास। क्या, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को रट्टू तोता बनाकर केवल गोल्ड मेडल या अच्छे मार्क्स लाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में नैतिकता, सच्चरित्र, ज्ञान, विज्ञान, विभिन्न चहुमुखी विकास करना है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सर्वांगीण विकास। दूसरा, सतत, लगातार अंतराल पर परीक्षाएं लेना ही क्या है, सतत। और संपूर्ण विषय वस्तु से परीक्षा लेना क्या है, व्यापक मूल्यांकन। संवैधानिक मूल्यांकन, ये शब्द आपको यहाँ मिलेगा। संवैधानिक मूल्यांकन का दोस्त अर्थ क्या है कि अब आपकी बगल वाले से झगड़ा हुई है, आप सोच रहे हो यार इसके बेटे की कॉपी मिले, मैं इसको फेल कर दूँ, हाँ, यह नहीं है संवैधानिक मूल्यांकन। अर्थात मूल्यांकन करते समय शिक्षक को जाति, धर्म, निजी दुश्मनी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन को ही क्या बोलेंगे, संवैधानिक मूल्यांकन। अगला, मातृभाषा द्वारा शिक्षा। मैंने दोस्त हमेशा बोला, बच्चे का जो नेचुरल टच आता है, वास्तविक एक्सपीरियंस आता है, वह उसकी मदर टंग में आता है। तो आरटी 2009 क्या कहता है कि शुरुआत में जो शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा गतिविधि, रट्टा मार के नहीं सीखेगा विद्यार्थी, बल्कि करके। आप अच्छी तरह से जानते हैं एनसीएफ 2005 आरटी दोनों, रट्टा मरवाना नहीं है नॉलेज। उन्होंने कहा विद्यार्थी करके सीखेगा ताकि अनुभव द्वारा सीख सके। भय मुक्त, मारा नहीं जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा, बच्चा निश्चिंत होकर सीखेगा। धारा 30 क्या कहती है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता का एक क्या देना होगा, प्रमाण पत्र। प्रमाणित किया जाता है राम पुत्र श्याम ने फला विद्यालय से 1 से लेकर 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा क्या की, पूरी की। इसे क्या बोलेंगे, पूर्णता का प्रमाण पत्र। धारा 31, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। मतलब अब आपने नियम लाया है तो बच्चे कैसे प्रोटेक्ट होंगे, तो उन्होंने कहा जो संरक्षण बाल अधिकार अधिनियम 2005 में प्राप्त था वही संरक्षण प्राप्त होगा किसमें, आरटी 2009 में है। धारा 32, बच्चों से जुड़ी हर समस्या का 3 महीने में निपटारा। मतलब 3 महीने का तो आप समझ रहे हो, यहाँ 3 महीने मैक्सिमम टाइम है, मतलब मिनिमम नहीं। मतलब वैसे तो आप 2 मिनट में ही कर सकते हो, पर अगर कोई समस्या बहुत लंबा खींची तो आपको मैक्सिमम कितने समय लेने हैं, 3 महीने। धारा 33 आएगी। देखिए आपने सुना होगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी जो काउंसिल होती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की जो स्थापना है वो खुद आरटी ने की है। इसलिए धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का क्या किया गया है, गठन किया गया है। धारा 34, यही चीज़ राज्य के स्तर पर बनाई जाएगी, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, अर्थात राज्य सलाहकार परिषद का क्या किया जाएगा, गठन। धारा 35 देखिएगा, धारा 35 क्या कहती है, केंद्र और सरकार इस अधिनियम को कैसे लागू करेंगी, किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगी, इसके बारे में वे अपने गाइडिंग प्रिंसिपल या मार्गदर्शी सिद्धांत क्या कर सकती हैं। लागू करना है, पर भाई कौन कैसे कब लागू करेगा यह केंद्र और राज्य सरकारें डिसाइड कर सकती हैं। धारा 36 याद करिए, धारा 18 में क्या आया था, बिना मान्यता, या धारा 13 याद करिए, प्रवेश शुल्क के बगैर, प्रवेश शुल्क अगर लेते हैं तो कुछ जुर्माना लगाना पड़ेगा। तो उसमें कहा अगर कोई अधिकारी जुर्माना लगा रहा है तो उसे जुर्माना लगाने से पहले अपने सक्षम, मतलब जो सीनियर ऑफिसर है जिसको जुर्माना लगाने का राइट है, उसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा, वरना इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। धारा 37 देखिए, गवर्नमेंट पहले खुद को बचाती है, क्या कहता है, वैसे यह लॉजिकल है। केंद्र सरकार जितने भी आए हैं लोकसभा गए, राज्य सरकार तथा सलाहकार परिषद 33-34 के सदस्य अथवा सक्षम अधिकारी, आप यहाँ ऊपर देख रहे हो,
इनके खिलाफ कहीं मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है गाइस? देखिए, आपको एक बार अजीब लग रहा होगा, गवर्नमेंट अपने आप को बचा रही है, पर यह इसका नियम नहीं है। इसका मुख्य टारगेट क्या है कि भाई रोज़, अब अगर आप इनके खिलाफ मुकदमा दायर करोगे, रोज़ मिड डे मील में कंप्लेंट आएगी, लोग ठोक देंगे मुकदमा। इन लोगों को 10-10 हज़ार मुकदमे रोज़ दायर होंगे पूरे देश में। तो उन्होंने कहा आप इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। और धारा 38 उन्होंने कहा कि धारा 38 संशोधन के नियम को बताती है कि केंद्र या राज्य सरकारें इस अधिनियम के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है। तो गाइज यह रहा केवल धाराओं का वर्णन। देखिए गाइज, इसमें जैसा हमने आपको बताया, आप खुद समझ जाओगे। कुछ धाराएं जैसे जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात धारा 25, धारा 21 और धारा 23, ये कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप इसको याद करने के बजाय एक सरसरी देखिए, कई बार धारा मैंने नहीं देखा, यद्यपि मैंने पढ़ाया है तो पूरा ही पढ़ा दिया है। तो मैं चाहूँगा आप धाराओं के बजाय इसके प्रावधानों पर, क्योंकि धाराएं तो मैंने बहुत डीप नहीं देखा, पर फिर भी कुछ धाराएं आप याद कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ यह लेक्चर बहुत ही साफ़ सुथरा दिया गया है मैंने एक एक धाराओं का। इसके बाद एनसीएफ आपको एक अनुसूची का लेक्चर जाएगा, क्योंकि आप देखते हो आरटी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एनसीएफ से हर साल आ रहा है। तो इसके बाद जो चाइल्ड साइकोलॉजी भी मैंने चैप्टर्स रोक दिए हैं, क्योंकि चैप्टर्स के लिए बहुत वक्त है अभी। मैं इसके बाद एनसीएफ 2005 भी लूँगा, तो बिंदास एंजॉय करिए। पर अनुसूची का इसका एक तीसरा लेक्चर जाएगा। और टिल देन आई आर पॉइंट इस तरह से गुड बाय टू गाइस, थैंक यू, एंजॉय। छोटा रहेगा तो वो नहीं करेगा। हाँ, और अगर मान लीजिए जैसे अनुसूची, अब केवल अनुसूची बची है, तो अगर मान लीजिए वो लेक्चर 6-7 मिनट का होगा तो उसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि उसको अब बड़ा करूँगा, अनुसूची से ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा। तो ठीक है गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंजॉय करिए, थैंक यू।